गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर अब आज हमारा तीसरा भाग है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञात्मक वाक्य। और आज्ञात्मक वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारा वर्णन बताया था 4 प्रकार के, जिसमें से नंबर 1 पहला प्रकार था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य यानी 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स है, तो रूल नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो रूल्स है उसमें रूल्स नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य में सलाह का भाव हो तो सैड या सैड टू को एडवाइज्ड आदेश हो, आदेश का भाव हो तो ऑर्डर्ड में तथा कमांड का भाव हो तो कमांडेड में बदल दिया जाता है। कमांडेड में बदलते हैं। ये तो फर्स्ट है कि वाक्य में अगर सलाह, क्योंकि इस प्रकार के वाक्य होंगे उसमें हमें भाव पता लगाना होगा और भाव के माध्यम से हमें ये करना होगा। अगर सलाह का भाव है तो सैड और सैड टू को एडवाइज में, आदेश का भाव है तो ऑर्डर में, तथा कमांड का भाव हो तो कमांडेड में बदलती है। रूल नंबर 2 के अंदर इस प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार के वाक्यों में टू कनेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। टू कनेक्टिव का प्रयोग तथा इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कनेक्टिव के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग। कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्रिया हमेशा कौन से आती है? टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव वर्ब बना दी जाती है। और 3 नंबर के अंदर बाकी नियम यथावत। बाकी नियम जो होते हैं वो यथावत। बाकी नियम यथावत का मतलब होता है जैसे है वैसे सेम। प्रोनाउन से संबंधित फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आ जाए तो वही नियम। टाइम एंड फार वाले आ जाए तो सारणी बनी हुई सेम नियम। इसमें बाकी कोई परिवर्तन नहीं है, बाकी वो नियम यथावत है। लेकिन सिर्फ कितना अंतर है? रूल्स पहला कि यदि वाक्य में सलाह का भाव हो तो सैड और सैड टू को बदलेंगे एडवाइज में, आदेश का भाव हो तो बदलेंगे ऑर्डर्ड में, और कमांड का भाव हो, कमांड का मतलब होता है सेना से संबंधित, चाहे वो वायु सेना हो, जल सेना हो, ना थल सेना हो, कोई भी हो, तो उससे संबंधित कोई कमांड देता है तो वो कमांडेड में बदलेंगे, सैड और सैड टू को बदलते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों में कनेक्टिव क्या आ जाएगा? टू। यानी असर्टिव में कनेक्टिव आता था दैट का प्रयोग,
इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव आता था इफ और वेदर का, और WH में आता था WH, और इंपेरेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हैं तो उसमें कनेक्टिव आएगा टू का प्रयोग। और इसके टू के बाद हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म, इंफिनिटिव वर्ब जिसको बोलते हैं, टू लगने के बाद में वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाती है। तो टू के बाद हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अब हम सेंटेंस के माध्यम से थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे देखिए, she said to him, bring me a glass of water। अब इस सेंटेंस को अगर सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि असर्टिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव है या इंपेरेटिव। अभी 2, 3, तीसरा चल रहा है। तो इसमें अगर इंटेरोगेटिव होता तो अंत में क्या लगता? क्वेश्चन मार्क लगता। इसमें क्वेश्चन मार्क तो आया हुआ है नहीं, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये नहीं है। तो फिर ये सेंटेंस किस प्रकार का हो सकता है? असर्टिव का, और ये तीसरा जो भाग है इंपेरेटिव। तो इसमें फुल स्टॉप तो है, असर्टिव में भी फुल स्टॉप आता है, लेकिन ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? शुरू हो रहा है ब्रिंग से। देखिए, ब्रिंग ब्रॉट और ब्रॉट। ब्रिंग की जगह एक शब्द आता है बाय, BUY, बॉट, BOUGHT, बॉट और बोट। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका अर्थ होता है लाना, बाय यानी खरीदना। ये सेम होती है लेकिन आर का ही अंतर है। किसका अंतर है? आर का ही अंतर है। ये ब्रिंग है और इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट होती है। यहाँ आर है, यहाँ आर नहीं है। ब्रॉट, और ये है बॉट और बोट। बाय यानी खरीदना होता है, ब्रिंग यानी लाना होता है। तो सेकंड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे देखें, सेंटेंस के शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ शब्द है ब्रिंग। इसका मतलब हो गया ब्रिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, ब्रिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ हमें पता लग गया कि ब्रिंग क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और क्रिया से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है, वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। यानी इंपेरेटिव का कौन सा भाग? पहला भाग, जिससे लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, और ये फर्स्ट फॉर्म है ब्रिंग। तो क्रिया से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है वो इंपेरेटिव, और अंत में क्या लगता है? फुल स्टॉप। अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये पता लग गया ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, हमें पता लग जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो देखिए इधर, यहाँ सी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ क्रिया जो है, अब इंटेरोगेटिव में हम सेड टू को बदल देते थे आस्क्ड में, और अगर ये सेंटेंस असर्टिव होता तो इसको बदल देते टोल्ड में। लेकिन ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। पता कैसे चला? ब्रिंग आया है, ब्रिंग क्रिया है, जिससे हमें पता लग गया अंत में फुल स्टॉप है, और ब्रिंग क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य वो वर्ब से फर्स्ट शुरू होने वाले वाक्य कहलाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से किस में आते हैं? इंपेरेटिव में आते हैं। तो हमें पता लग गया कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये पहला नियम, यदि वाक्य में सलाह का भाव हो तो सेड और सेड टू को एडवाइज में, आदेश का भाव हो तो ऑर्डर में, कमांड का भाव हो तो कमांडेड में। तो यहाँ पे शी सेड टू हिम ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग यानी लाना, मी यानी मेरे लिए एक गिलास ऑफ वाटर, पानी की गिलास भर के लाओ। तो मेरे लिए पानी मंगवाया गया है। तो हम इसमें कई बार कंफ्यूज रहता है। क्या कंफ्यूज रहता है? विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि इसमें आदेश का भाव है या फिर एडवाइस का भाव है, सलाह का भाव है, या आदेश या फिर सलाह का भाव, इसमें अंतर क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आदेश और सलाह वैसे हिंदी शब्द है, एडवाइस और ऑर्डर में क्या अंतर होता है? जब वक्ता जब कोई बात कहता है और वक्ता की वो बात वक्ता के हित की बात हो, तब तो होता है ऑर्डर, आदेश। और सामने सुनने वाले के अगर हित की बात हो
तो होता है एडवाइस। ये विशेष थोड़ा सा अर्थ निकाले जाते हैं, हिंदी के अनुसार निकाले जाते हैं कि बोलने वाले का हित हो रहा है तो वो तो भाव हो गया आदेश का, क्योंकि बोलने वाला कोई शब्द कह देता, वाक्य कह देता है, उसमें खुद का ही अगर फायदा हो रहा है इसका मतलब उसने आदेश दिया है। और अगर बोलने वाला कुछ कहता है, सामने सुनने वाला का उसमें हित है, तो उसमें भाव हो जाएगा एडवाइस का। ये थोड़ी सी बात ध्यान रखें, सिर्फ वाक्य को देख करके नहीं कि उसने पानी की गिलास मंगवाई इसलिए, ठीक ऐसा नहीं। सामने और वो ये भी कह सकता है कि किताब पढ़ो, तो इसमें भी भाव होते हैं। तो उसमें किताब पढ़ो इस दृष्टि से तो बोल रहा है, लेकिन उसमें पढ़ने का भाव है, तो पढ़ने का भाव है तो साम जो पढ़ेगा उसका हित होगा, बोलने वाले का नहीं। तो यहाँ इस भाव के अनुसार हो जाएगा कि जैसे ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, तो उसके लिए भाव आ जाएगा। और नोट में मैं लगवा दूंगा। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी कहते हैं सर भाव का ही हमें बिल्कुल पता हिंदी अर्थ भी नहीं आ जाए, भाव का पता भी नहीं चले, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, तो इसको हम कर लेते हैं। जैसे ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर, तो यहाँ भाव कौन सा है? ऑर्डर। क्यों ऑर्डर का भाव है? क्योंकि पानी का गिलास भर के लाओ, तो बोलने वाला वक्ता सी है, इसके लिए पानी का गिलास भर के लाओगे तो ये पिएगा, पिएगी, तो इसका ही हित होगा, और बोलने वाले का हित होता है, तो उसमें भाव कौन सा होता है? ऑर्डर्ड। तो यहाँ सेड टू को बदल दिया ऑर्डर में। अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। वही नियम, ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हमारा ये सेंटेंस इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए जो शब्द आता है, तो इस प्रकार के वाक्य में कनेक्टिव शब्द क्या आता है? टू आता है। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कनेक्टिव शब्द क्या हो जाएगा? टू। और इसके बाद क्रिया हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर भी कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वही की वही लगानी होगी। ब्रिंग का क्या हो जाएगा? ब्रिंग। ये इंफिनिटिव वर्ब बन गई। टू के साथ में क्रिया आ जाए इंफिनिटिव वर्ब बन जाती है। और टू के बाद हमेशा क्रिया कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। टू के बाद सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कभी आते ही नहीं है। तो यहाँ टू के बाद ब्रिंग में भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू सेंटेंस है, अलग दूसरा सेंटेंस है, और ये सेंटेंस एक ही है, तो उसमें बी छोटा हो जाएगा। बाकी नियम यथावत। बाकी नियम यथावत कैसे? मी आया, मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। देखिए इधर, मी किसका रूप है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। अगर सेंटेंस में आई सब्जेक्ट आ जाता, तो आई को हम किसके अनुसार बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। अगर आई आता तो सी के अनुसार हम आई का क्या बनाते हैं? सी बन जाता। अगर आई आता तो, सब्जेक्ट आता तो हम सी के अनुसार क्या बनाते? सी। लेकिन आई नहीं आया है, आई का रूप आया, आई का ऑब्जेक्ट आया है मी, तो सी का भी ऑब्जेक्ट आएगा हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। ये प्रोनाउन वाली सारणी में अगर आप ऐसे देखेंगे मी के बराबर सी के सामने, तो यहाँ हर आ रहा है प्रोनाउन वाली सारणी में देखे तो मी फर्स्ट पर्सन है, सी के अनुसार बदलेंगे। मी ऑब्जेक्ट है, तो सी का भी ऑब्जेक्ट आएगा, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। फिर वही शब्द वापस, ए गिलास लिखा हुआ है, तो ए गिलास ऑफ वाटर। अब इसमें भी एक ऑप्शन ये हो सकता है कि कई विद्यार्थियों को भाव का ही पता नहीं चले, तो इसके नीचे मैं नोट में लिख देता हूं, नोट, यदि भाव का पता नहीं चलने पर भाव का पता नहीं चले तो सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को, सेड टू को आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। आस्क्ड में भी बदला जा सकता, आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। इस प्रकार के सेंटेंस में, जैसे आपने सेंटेंस देख लिया, आपको पता नहीं चला, तो पता नहीं चलने पर इतना तो पता लग गया कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप। फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, लेकिन अब भाव पता नहीं चल रहा है। भाव पता नहीं चल रहा है, तो यदि भाव का पता नहीं चले तो सेड और सेड टू को आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। ठीक। अब आस्क्ड में बदलने पर ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, लेकिन सारे नंबर काट दे, ये भी कोई
जरूरी नहीं होता है कि उसमें से आधा ही नंबर आपको मिल सकता है। तो यहाँ एक ऑप्शन हो जाए कि दूसरा बना, रॉन्ग बनाने की बजाय अच्छा है, बेस्ट है कि आस्क्ड बना दे, तो सेड टू को आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। जैसे एक सेंटेंस और लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं, जैसे सेंटेंस सिंपल आता, ओपन द डोर। अब इसमें देखिए डायरेक्ट का सेंटेंस है, अंत में फुल स्टॉप है और क्रिया है ओपन। क्या है क्रिया? ओपन से शुरू हो रहा है, ओपन द डोर। तो इसमें भाव का अगर पता लगा दिया जाए तो दोनों के लिए भी भाव हो सकता है। तो यहाँ पर जो बोल रहा है उसके लिए फायदा होगा, जिसने कहा है कि दरवाजे को खोलो, जो बोलने वाला उसका भी भाव हो सकता है। तो अगर बिल्कुल भाव का पता नहीं चले तो ऑर्डर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड भी लिख सकते हैं। यानी बिल्कुल भाव का पता नहीं चल रहा हो तो ऑर्डर की जगह आप क्या लिख सकते हैं? आस्क्ड के भी लगा सकते हैं। और कनेक्टिव कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा टू, और टू के बाद क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ओपन का ओपन और ओपन दी डोर। उसमें बाकी में कुछ भी परिवर्तन नहीं है, सेम का सेम आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको भाव पता नहीं चल जाए तो सेड को किस में बदला जा सकता है? आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसमें यही ध्यान रखने की बात है कि इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस हो जाते हैं तो उसको टू कनेक्टिव लग जाएगा, और सेड टू को बदला जाता है एडवाइज में या ऑर्डर्ड में या कमांड में। इसका विशेष भाव का समझ, और भाव पता नहीं चल जाए तो आप किस में बदल सकते हो? सेड और सेड टू को आस्क्ड में भी बदला जा सकता है। और कनेक्टिव टू लगने के बाद में क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म वापस आ जाएगी, इन्फिनिटिव वर्ब बना दी जाएगी। फिर यहाँ पे वो नियम मत लगाना कि ब्रिंग आ गई तो टेंस के अनुसार पास्ट टेंस आ गया, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म पास्ट सेकंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट फॉर्म हो जाएगी, ब्रिंग की ब्रॉट नहीं। क्यों? क्योंकि टू के बाद में क्रिया की कभी भी सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म, क्या सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं आती है। टू के बाद हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इन्फिनिटिव वर्ब बना करके सेंटेंस हल कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। अब दूसरा वाक्य है डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य, नंबर 2 तीसरे का दूसरा भाग है, सेंटेंस हो जाएंगे डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। इसके रूल्स, सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में या भाव के अनुसार और कनेक्टिव में ये रूल नंबर फर्स्ट और ये रूल नंबर सेकेंड। कनेक्टिव में के रूप में वही सेम आएगा, टू शब्द, टू का प्रयोग। और इसमें एक और रूल्स है, जैसे तीसरा है यदि सेड या सेड टू को
सेट टू को फॉरवर्ड में बदलने पर नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें देखिए, इधर डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य एंड डू हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन सब्जेक्ट और नॉट आ जाए, सिर्फ डू और नॉट साथ में जुड़ा हुआ आ जाए, अंत में फुल स्टॉप हो, ऐसे वाक्य होते हैं वो इंपेरेटिव होते हैं। कैसे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले सैड और सैड टू को किस में बदलते हैं? एडवाइज में, या फिर कोई अलग से भाव आ जाए तो भाव के अनुसार भी बदलते हैं। कनेक्टिव के रूप में सैम टू का प्रयोग किया जाएगा। यदि सैड और सैड टू को अगर आप फॉरवर्ड में बदलते हैं तो फॉरवर्ड में बदलने पर नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। जैसे शी सेड टू हर डोंट गो नियर द फायर। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो डोंट गो नियर द फायर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के निर्बंध है, डायरेक्ट सेंटेंस है, अंत में फुल स्टॉप है, शुरू हो रहा है डू नॉट से, यानी डू नॉट भी हो सकता है और कभी कभी जोड़ देते हैं तो डोंट भी होता है। डू नॉट को साथ में जोड़ते तो क्या बन जाता है? डोंट भी बन जाता है। तो डू नॉट से शुरू हो रहा है, अंत में फुल स्टॉप है, तो ये सेंटेंस हो जाएंगे डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य। और किसमें आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो इसको इंपेरेटिव को किस प्रकार से हल कर सकते हैं? इसको दो प्रकार से आप हल कर सकते हैं। एक तो भाव के अनुसार ज़्यादातर डू नॉट आ जाता है तो उसमें एक भाव होता है, वो सलाह का भाव होता है। जिसका भाव होता है सलाह का, एडवाइज में बदलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी वाक्य आ सकता है तो उसमें आदेश का भी भाव हो सकता है और भी भाव हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होता है, मैंने लिखा सेट टू को सैड या सेट टू को एडवाइज में क्यों बदलते हैं? क्योंकि ज़्यादातर भाव इसमें होता है वो मनाही का भाव होता है, मना करने का मतलब होता है वो एडवाइज करते हैं। तो यहाँ एडवाइज, जैसे डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाओ, क्यों? क्योंकि आग जला डालेगी। तो ये किसका भाव है? ये सलाह का भाव है। सलाह का भाव होता है ज़्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी में सलाह का भाव आएगा, लेकिन ज़्यादातर एडवाइज का ही भाव होगा। और हर, ये भाव के अनुसार कर दिया। और कनेक्टिव, इसमें क्या देखना है आपको? ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम नॉट लगाएंगे तो वो कनेक्टिव से पहले आएगा। कनेक्टिव से, यहाँ बोर्ड एग्जाम में भी इस प्रकार के कई सेंटेंस पूछे गए, लोकल एग्जाम 9th के अंदर भी इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी अक्सर गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं? नॉट पहले आएगा, कनेक्टिव फिर आएगा बाद में। क्योंकि कनेक्टिव पहले लगा दिया, नॉट बाद में लगा दिया, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी नहीं, फिर क्रिया के रूल्स लगेंगे। इसलिए टू के बाद फिर क्रिया वही फॉर्म आएगी, वापस फर्स्ट फॉर्म को, वापस डू नॉट को वापस नहीं लिखना है, यानी डू हट जाएगा, नेगेटिव यहाँ बन जाएगा। टू को इन्फिनिटिव वर्ब बना दिया गया, टू के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। पीछे क्या लिखा हुआ? गो नियर द फायर, गो नियर द फायर, वापस आएगा। अब देखो इसमें डू नॉट से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या किया हमने? ऑब्जेक्ट लिखने के बाद कनेक्टिव लगाया। कनेक्टिव क्या लगाया? टू लगाया। लेकिन नॉट पहले आया फिर कनेक्टिव लगाया, नॉट पहले आया फिर कनेक्टिव लगाया। क्यों? क्योंकि नॉट अगर टू से पहले लगा दे, नॉट अगर टू के बाद में लगा दे तो नॉट के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आना कोई जरूरी नहीं है, रूल्स बदल जाएंगे। इसलिए नॉट पहले लगाना है और टू बाद में। विशेष रूप से ध्यान रखें कि डू नॉट वाले वाक्य में अगर आप भाव के अनुसार करते हैं तो नॉट पहले आएगा और टू कनेक्टिव बाद में आएगा, फिर गो नियर द फायर। और दूसरा, इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, सी डू नॉट वाले सीधे सेंटेंस आ जाए तो उसको सीधा किसमें बदल दो? फॉरवर्ड में। किसमें बदल दो? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अर्थ होता है मना किया, और फिर ऑब्जेक्ट जो भी दे के रखा है हर, ये दोनों इसकी ही है। दो प्रकार से आप कर सकते हैं, एक तो भाव लिख दिया एडवाइज, दूसरे में सीधा मना कर दिया, फॉरवर्ड यानी मना किया हर। अब फॉरवर्ड यानी मना कर दिया तो अब नॉट दोबारा आएगा या नहीं आएगा? तो फिर दोबारा नॉट नहीं आएगा, तो सीधा कनेक्टिव क्या लग जाएगा? टू, और ये नॉट, डू नॉट हट जाएगा, पीछे क्या है? गो नियर दी फायर।
ये अब दोनों में से जो उचित होता है वो कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है बोर्ड में या लोकल एग्जाम के अंदर इतना सेंटेंस दिया हुआ आता है, इससे आगे करो। अगर ये दिया हुआ जाए, फॉर्मेट दिया हुआ जाए तो नोट नहीं लगाना है, भाव दिया हुआ जाए तो नोट लगाना है। पहले नोट आएगा फिर टू आएगा, फॉर्मेट आ जाए फिर नोट नहीं आएगा। नोट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फॉर्मेट का अर्थ होता है मना किया। फॉर्मेट का अर्थ क्या होता है? मना किया। जब मना किया भाव आ जाता है तो दोबारा उसको नेगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, उसको इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। ये दो टाइप के भाव अगर आप लिखते हैं, आदेश का भाव है या सलाह का भाव है तो नोट आएगा, और फॉर्मेट अगर आप यहाँ लिख देते हैं तो दोबारा नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं लिखने की आवश्यकता है? क्योंकि फॉर्मेट का अर्थ होता है मना किया, और मना किया जब अर्थ आ जाता है तो दोबारा नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से डू नॉट का यूजेस, इस प्रकार के डू नॉट के जो सेंटेंस होते हैं उसको इस प्रकार से इनडायरेक्ट में हल किए जाते हैं। एक दो सेंटेंस अपन कल करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, और इसका फिर तीसरा भाग आ जाएगा प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, और उसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।